छात्रों की, अभ्यर्थियों की इस पूरी परिस्थिति को जिस तरह से उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की जी। और इस पर राजनीति करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई भी समाज इसको उचित मानेगा। और इस पूरे प्रसंग में अभ्यर्थियों की जो डिमांड थी वही गुम हो गई, उस पर चर्चा बंद हो गई और पूरे मीडिया चैनल ने इनके अनशन को प्राथमिकता दे दी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि लोकसभा चुनाव ने कई तरह के संदेश हर दल को दिए हैं। कौन सा दल इस संदेश को किस तरह से पढ़ता है और समझता है, ये उन दलों के ऊपर है। बिहार में राजनीति में जाति एक यथार्थ है जी। और इसके आधार पर ही हर राजनीतिक दल राजनीति करता है और इसके साथ साथ बाकी सारी चीजें उसको सप्लीमेंट करती है। जिस त्रिवेणी की बात आप कर रहे हैं उसमें जिन 3 मुख्य जातियों की चर्चा होती है जी, उसमें से 2 जाति के नेताओं को नेतृत्व मिला है उन्हें बिहार में। का लंबे समय 15 साल 20 साल का समय मिला है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर जी आज गंगा जी में डुबकी लगाए हैं, उन्होंने अनशन तोड़ दिया है, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपने कल ही घोषणा कर दी थी कि 1 से 2 दिन में ये हो जाना है जी। और आज ही हो गया, तो आपकी भविष्यवाणी सब सही हो गई, इसके लिए बधाई दे देता हूं मैं आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सच में उनको एक विचार जरूर करना चाहिए कि अनशन को तोड़ने के बाद कि इस पूरे मामले से मिला क्या। आज कोर्ट की सुनवाई होनी थी, ये उसका फैसला होने वाला था, अभी मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल बहस हुई है, बहस पूरी हो गई थी और फैसला आने वाला था। हम लोग अभी तक नहीं आया। हाँ जी, हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल ही बहस होनी थी लेकिन शायद विदाई समारोह था, इसकी वजह से मामला टल गया आज के लिए, तो हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रसंग में जिसके लिए संघर्ष की बात वो कर रहे थे उसको तो गर्दनी बाग में जाकर कंबल गिनाने लगे कि हमने कितना कंबल दिया है। जी। अरे एरोगेंसी है क्या? अब आप बताइए, जो जो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचो नैन की संस्कृति वाली ये धरती है और वहां आप ये बताने लगे कि ठंडा लगता है तुमको कंबल दिए थे, तुम ज्यादा तेज बनोगे। जी। ये क्या राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, क्या उसको ये बात कहना चाहिए था? मैं उनकी समझ पर छोड़, भाषाई मर्यादा थोड़ी सही नहीं थी। ये बिल्कुल इसी तरह की चीज है। माई वे नहीं तो हाईवे वाले मामले से राजनीति थोड़ी चलती। एक बात का तो क्रेडिट आपकी सरकार को मिलेगा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि कभी आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन किया भी और आपने उसे मजबूर भी कर दिया तोड़ने के लिए। नहीं, देखिए, आंदोलन यदि किसी ऐसे मामले पर जिसमें जो बेनिफिशियरी है वो अगर आपके साथ हो तो कोई भी आंदोलन सार्थक हो सकता है जी। और लोकतंत्र में आंदोलन करना, अनशन करना, यही एक तो हथियार है। हाथ पैर थोड़ी कोई चलाएगा। आप आरोप लगा रहे कि इस कार्यक्रम को छात्रों के उन्होंने हाईजैक कर लिया क्या? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। उपचुनाव में अब आप सोचिए कि जिस दिन पार्टी बनाई गई थी उस दिन क्या दावा था कि हम 4 सीट पर मजा चखा देंगे। बिल्कुल। 25 का क्या इंतजार करना, 24 में चखा देंगे। बिल्कुल। और परिणाम क्या निकला? कोई नाम लेवा नहीं था 4 सीटों पर। वो जो फेस सेविंग थी उसके लिए उनको एक मौके की तलाश थी। मुझे लगता है कि छात्रों की, अभ्यर्थियों की इस पूरी परिस्थिति को जिस तरह से उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की जी। और इस पर राजनीति करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई भी समाज इसको उचित मानेगा। और इस पूरे प्रसंग में अभ्यर्थियों की जो डिमांड थी वही गुम हो गई, उस पर चर्चा बंद हो गई और पूरे मीडिया चैनल ने इनके अनशन को प्राथमिकता दे दी। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार कटघरे में खड़ी है। आप भले प्रशांत किशोर को हल्का कर दीजिए लेकिन आपकी सरकार ने भी तो बात नहीं सुनी ना छात्रों की। देखिए, विषय क्या है? विषय है परीक्षा का पूरा प्रबंधन और इसकी जिम्मेदारी एक संस्था को है। संस्था ने इस सब पे अपनी बात रखी है। मेरा केवल ये कहना है, वो तमाम मीडिया चैनल जो प्रशांत किशोर के पीछे कैमरा लेके घूम रहे थे, वो कैमरा तो बीपीएससी पे घुमाते तो ज्यादा सही था ना। मैं यही कह रहा हूं। मैं अगर ये कह रहा हूं, मेरे नेता ने क्या कहा? मेरे नेता ने यही कहा कि छात्रों की मांग पर उचित तरीके से उसको सुनना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्रशांत किशोर ने, अगर छात्रों की मांग वाजिब है, सही है, तो 2 चीजें रखनी चाहिए। उनके साथ हुए अन्याय का सबूत रखना चाहिए, वो दे नहीं सकते। ये तो गवर्नर ने भी कहा, डिप्टी सीएम ने भी कहा, डिप्टी सीएम ने, सबने कहा। और दूसरी बात ये है कि उस पूरे डिस्कशन को छोड़कर जिस तरह से सारी चीजें हुई, चेहरा चमकाने की राजनीति की गया। चेहरा चमकाने की राजनीति कर सकते। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रास रूट पर काम करने वाले, जनाधार वाले जो नेता होते हैं,
उनमें, और एकाएक ऊपर से पैराशूट की तरह टपक कर राजनीति करके अपना चेहरा चमका के और मीडिया के, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि वो दिल्ली वाला मॉडल बिहार में लागू करने की कोशिश हो रही है जी। लेकिन मुझे बिहार पर पूरा विश्वास है, बिहार की जनता पर पूरा विश्वास है, यहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ पर पूरा विश्वास है, इस तरह की दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। आखिरी सवाल है मेरा, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि अब चर्चा इसकी लेकर खूब हो रही है। जदयू के एक बड़े नेता, नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाने वाले रामेश्वर महतो, जो कुशवाहा समाज से ही आते हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं जदयू में, अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी के कुछ खास नेताओं के नीतीश कुमार को हाईजैक करने के प्रकरण को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। यही बातें उन्होंने कही थी। एकाएक आपकी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, आम लोग तो इसे एक दूसरे पार्टी में सेंधमारी के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे ये भी कहना होगा कि पिछले चुनाव में आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, रमेश कुशवाहा को, इसी तरह से जदयू उठाकर लेकर चली गई थी। तब तो वो आपकी पार्टी में थे भी, इस्तीफा भी नहीं दिया था। बदला ले लिया क्या आप लोगों ने? कुशवाहा लिया तो कुशवाहा ले लेंगे। देखिए नमन, फ्रेंडली फायर। देखिए नमन भाई, कोई सामान तो है नहीं कि कोई उठा के ले जाएगा। सोच समझ वाला व्यक्ति है, चलता फिरता इंसान है, जिसकी अपनी विवेक बुद्धि है, निर्णय लेने की क्षमता है। अब आपने रमेश कुशवाहा जी का नाम लिया। हमारे नाराज तो हुए थे आप लोग, फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट आया था, और लोग चाहिए तो दे देंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, हमने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि मान लीजिए सिवान में हम लोगों को एक सीट मिली जी, और हमारी भी इच्छा थी कि हमें एक से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए थी, हमारी तैयारी भी थी जी। जदयू के पास कोई कैंडिडेट नहीं होगा शायद, इसलिए रमेश कुशवाहा जी को वहां मौका मिला जी। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि रमेश कुशवाहा जी तीर छाप से क्यों, गैस सिलेंडर से ही लड़ लेते तो क्या बुरा था। क्योंकि एक गठबंधन है, गठबंधन में एक निर्णय हो गया, हमने उसका स्वागत किया। और मुझे लगता है कि आरजेडी में चले गए होते तो ज्यादा तकलीफ की बात होती। तो अपना ही घर है, उस घर से इस घर चले आए हैं, तो बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। आपको लगता नहीं नीतीश कुमार ऐसी बातों को लेकर थोड़े नाराज होते हैं ज्यादा? नहीं, मुझे लगता है कि यदि रमेश कुशवाहा जी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है छोटे भाई होकर, तो रामेश्वर महतो को लेकर नीतीश कुमार जी को भी नाराज नहीं होना चाहिए बड़े भाई बनकर। देखिए, इसका लार्जर कॉन्सिक्वेंस भी तो है ना। मैं केवल सिंपल सवाल थोड़ी पूछूंगा, एक सवाल और भी मेरा इसमें है। ये कहीं आप लोग इशारा तो नहीं करना चाह रहे ना कि नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता है, कुशवाहा केवल इधर ही आएंगे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ? देखिए, ये कोई इशारे की बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि लोकसभा चुनाव ने कई तरह के संदेश हर दल को दिए हैं। कौन सा दल इस संदेश को किस तरह से पढ़ता है और समझता है, ये उन दलों के ऊपर है। आपने ये देखा कि मैंने बहुत ध्यान से रामेश्वर जी की बात सुनी है जब फेसबुक लाइव वो आए थे जी। कुछ चीजों को मैं आपके सामने रखता हूँ, उनकी ही कही हुई बातों। इस 1.5 महीने तक उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया है जी, और सीधे ग्रासरूट लेवल पे जाकर उन्होंने संपर्क किया कि अब आगे की राजनीति उनको क्या करनी चाहिए। तो अब आप ये समझिए कि एक बिहार में इतने बड़े क्षेत्र में जाकर उन्होंने कुछ फीडबैक किया होगा, कुछ फीडबैक लिया होगा। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है कि समाज नीचे क्या सोच रहा है। आपके नेता को लेकर भी, हमारे नेता को लेकर जो भी बातें चल रही होंगी, जिसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये 1.5 महीने की जो उनकी यात्रा है, जिनका जो जनसंपर्क है अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ, तो वो कुछ संदेश उनको प्राप्त हुआ होगा, कुछ मैसेज नीचे से प्राप्त हुआ होगा, तभी उन्होंने ये निर्णय लिया। आपके ही कार्यक्रम में मैंने सुना कि उनको कई और दलों से भी ऑफर था, वापस जदयू में रहने की भी बात थी। इसके बिना, इसके आगे चलकर यदि उन्होंने ये निर्णय लिया है तो वो एक फीडबैक रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिवेणी संघ को आप लोग फिर से याद दिलाना चाह रहे हैं बिहार में? देखिए, मैंने आपके साथ पिछली बातचीत में एक बात कही थी, आज मैं दोबारा इस बात को उसी तरह से आर्टिकुलेट करना चाहता हूँ। बिहार में राजनीति में जाति एक यथार्थ है जी, और इसके आधार पर ही हर राजनीतिक दल राजनीति करता है, और इसके साथ साथ बाकी सारी चीजें उसको सप्लीमेंट करती है। जिस त्रिवेणी की बात आप कर रहे हैं, उसमें जिन 3 मुख्य जातियों की चर्चा होती है जी, उसमें से 2 जाति के नेताओं को तो मिला है उन्हें बिहार में, का लंबे समय 15 साल 20 साल का समय मिला है। तो एक छटपटाहट तो समाज के अंदर जरूर है जी। कुशवाहा जाति इंतजार कर रही है अपने मुख्य रूप से, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यदि इस प्रदेश की राजनीति इस तरह से हुई है, पिछले कई सालों से चलती आ रही है, दशकों से चलती आ रही है, तो समाज की बनावट में ऐसा होता है कि हर समाज अपनी इच्छा रखता है। लेकिन अब उस समाज, उस इच्छा का किस तरीके से
कौन सी पार्टी किस तरीके से उस पर एक्ट करते हैं, या पार्टियों की अपनी रणनीति पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुशवाहा समाज ये सवाल उठाता है कि हमारे समाज से केवल मुख्यमंत्री जो है वो 5 दिन ही बना है, बाकी सब समाज के लिए इतना समय मिला, तो हमको भी समय मिलना चाहिए, इसमें कोई और बहुत अच्छी बात कल रामेश्वर जी ने कही है। रामेश्वर जी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने न्याय के साथ विकास की बात की। न्याय के साथ विकास का मतलब ही नीतीश कुमार है। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत ये तो बोलते रहे, बोलते बिल्कुल। उनकी चिंता नीतीश जी के बाद की है। बिल्कुल, नीतीश जी हम के साथ, हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसकी चर्चा वो करना चाह रहे थे। और उन्होंने इसी सिलसिले में ये कहा कि जिस तरह से बाकी समाजवादी नेताओं ने संघर्ष किया है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी 40 वर्षों का संघर्ष सामाजिक लेवल पर किया है, लगातार समाज के साथ जुड़े हुए रहे हैं। तो उस आधार पर, और सबसे बड़ी बात कि आज की राजनीति में भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है जी। और बिहार के भविष्य को लेकर, बिहार के विकास को लेकर जो एक विजन होना चाहिए, वो एक विजनरी नेता के रूप में लोग उनको देखते हैं। चाहे उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में जो कुछ भी काम किया हो, जो भी उनके पास समय मिला जी। और चाहे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के रूप में काम करने का उनको जो भी अवसर मिला, तो इस सब को अगर एक तरह से असेसमेंट किया जाए तो एक ऐसे नेता है जिनके साथ खड़े होने की जरूरत उन्होंने महसूस की, इसलिए वो इस पार्टी में आ रहे हैं। आपने नीतीश के बियॉन्ड वाली बात कर दी, तो एक सवाल मेरा यहाँ पे जरूर आएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही पंचनामा में मैं बातचीत कर रहा था प्रशांत जी से, जो कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद उनके पुत्र निशांत को हम जदयू के नेता के तौर पर उनकी एंट्री कराएंगे और चाहेंगे कि भविष्य में जदयू की राजनीति वो करे। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती है आपकी पार्टी? आप देखिए, जदयू अपना नेतृत्व पार्टी के रूप में किसको देती है, ये जदयू का इंटरनल मामला है। उस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी जरूरत नहीं है कि मैं उस पर कोई टीका नहीं, जो कि आपके नेता भाई मानते हैं नीतीश कुमार को, खून देने के लिए रेडी हैं। नहीं, मैं केवल इतना ये बात खून की ही हो रही है। मैं केवल इतना ये कह रहा हूं कि पूरे सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला गठबंधन में शामिल दलों को करना होता है जी। जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला जनता दल यूनाइटेड कर सकती है। उस पर वही कमेंट करे तो ज्यादा बेहतर है। मैं अधिकृत नहीं हूं उस पर कुछ कमेंट करने का। आप लोग स्वागत कीजिएगा अगर आते हैं तो। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, नेतृत्व की बात हो, उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म। राजनीति में आते हैं निशान, तो आप स्वागत कीजिएगा ना। राजनीति में कोई भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी आ सकता है, किसी को भी अधिकार है राजनीति में आने का, संविधान ने दिया हुआ अधिकार, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। ये सारी बातों पर नितिन भारती जी ने बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी। विभाग पहले से ही रहे हैं प्रवक्ता, और आरएलएम को लेकर जो संशय, जो सवाल आप लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, उम्मीद है उन सभी का जवाब मैंने दे दिया होगा, इन्होंने भी दे दिया होगा। अगर कोई सवाल मेरा रह गया और इनका जवाब नहीं आ पाया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं नितिन जी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।